Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड आपके पेश खिदमत है। तो भाई सबसे पहले एक गलती को रेक्टिफाई कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। गलती ये कि एलेक्स हार्टली लाहौर कलंदर के लिए मैंने बोल दिया था एक एपिसोड में, पीछे जाके एपिसोड सुन लीजिएगा, वो गलत था। मुल्तान सुल्तान, जी हाँ, इस टीम के लिए जो है वो कोच बनी है, असिस्टेंट बॉलिंग कोच, नॉट अ बॉलिंग कोच, असिस्टेंट बॉलिंग कोच। अभी रिसेंटली मैं पॉडकास्ट सुन रहा था 24 अक्टूबर के आसपास का। आई नो मैं बहुत पीछे पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, बट क्या करूँ उसमें उस पॉडकास्ट के कुछ एपिसोड वो गायब कर देते हैं, कुछ फिर आगे आ जाते हैं। वैसे भी आपको पता है जिस ऐप पर वो आता है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑल दो जो है हमें क्या मिल जाता है, वेबसाइट मिल जाती, तो वहाँ हम उसे सुन सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बर्थडे विश किया। मेरा बर्थडे जस्ट होके हटा है इस फ्राइडे को, तो आप लोगों का तहे दिल से उसके लिए शुक्रिया। अब थोड़ा कंट्री वाइज कंट्री खबरों को पहले जानते हैं और उसके बाद जो है फिर हम बाकी चीज़ों पर अपनी नज़र गड़ाएंगे। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। मैं अल्फ़ाबेटिक नहीं चल रहा हूँ, बट ऐसा मुझे लगा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से ही शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि भैया वर्ल्ड चैंपियन है। टेस्ट का, वनडे का, T20 का नहीं है। हाँ, T20 का नहीं है। तो नाथन लियो, उन्होंने बोला है कि भैया एक तो वो वापस इंजरी से रिकवर हुए हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, जो कि वहाँ की शेफील्ड शील्ड आपको पता ही है चलती है, प्लंकेट शील्ड न्यूजीलैंड में चलती है। ये उन लोगों की इन्फॉर्मेशन है जो क्रिकेट को अभी रिसेंटली डिस्कवर उन्होंने किया है। तो शेफील्ड शील्ड में मैं रिकॉर्ड्स अभी देख रहा था, अब ये रिकॉर्ड थोड़ा रेक्टिफाई करना है कि उन्होंने बोला है कि थर्ड टाइम नाथन लियो शेफील्ड शील्ड खेल रहे हैं। अब थर्ड टाइम केवल 2022-23 का ये कैलेंडर बता रहे हैं, या ये बता रहे हैं ओवरऑल जो अब तक का इनका टेस्ट करियर है या जो इनका फर्स्ट क्लास करियर है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि चूंकि अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है अगर ये कहानी है तो। और वहाँ नाथन लियो ने एक बात और बोली है, और वो बात ये बोली है कि भैया कि हाँ, मुझे तो बेसबॉल जैसा कुछ इंग्लैंड में नजर ही नहीं आया। ठीक है। और उनका ये नजरिया थोड़ा सा वर्ल्ड कप को लेकर भी होगा कि भैया जितना हल्ला काटा गया बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, वो हल्ला ही था, उसका कुछ भी 1% स्वरूप भी दिखा नहीं, और अगर दिखाने की कोशिश की तो वो पूरी तरह से धराशायी हो गया। दो बातें और हैं ऑस्ट्रेलिया से। एक, भैया पैट कमिंस गए तो ऑस्ट्रेलिया ना, परेड जो बस परेड होती ना वो हुई, ना स्वागत कुछ कायदे का हुआ। भैया नहीं होता है, उनको भी पता है ये तुम्हारे लिए नॉर्मल है। हम लोग जब फीफा वर्ल्ड कप जीतेंगे तब जश्न मनाएंगे, वो ओलंपिक में भी जश्न नहीं मनाएंगे, और क्योंकि ओलंपिक भी उनके लिए नॉर्मल है। हाँ, ओलंपिक की क्रिकेट में गोल्ड आ गया तो थोड़ा बहुत हो सकता है जश्न मन जाए, उनको पता है, हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें पता है हम स्पोर्ट में वैसे ही अच्छा कर लेते हैं। तो पैट कमिंस का एयरपोर्ट पर भी कुछ खास स्वागत नहीं हुआ, और ना ही बस परेड जैसी कोई चीज़ मुझे नज़र आई ना हुई। लेकिन मिचेल मार्श कंट्रोवर्सी में घिर गए। भैया उन्होंने पैरों के नीचे अपनी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो जीती वो रख ली,
इसका बवाल कट गया। खैर अभी न ऑफिशियल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का कोई कमेंट आया है, ना ही मिचेल मार्श का कोई कमेंट आया है, ना आईसीसी का कमेंट आया है। हाँ, एक मैं सुन रहा था कि एक इंडिया के भाई साहब ने केस जरूर फाइल कर दिया है कि इससे हमारी भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं। एक तो हमारे देश में 2014 के बाद से, खैर छोड़िए, बाकी आप सब समझदार हैं, पॉलिटिक्स से मैं नहीं घुसेड़ूंगा। न्यूजीलैंड की तरफ अब चलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश है। वहां पर आपको पता है 2019 में क्या हुआ था? वर्ल्ड कप भले इंग्लैंड में था, मगर मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का था। रॉस टेलर ने महेंद्र सिंह धोनी को थ्रो मार कर रन आउट किया था, और कह रहे हैं रॉस टेलर अभी लेटेस्ट खबर में कि मुझे आज तक थ्रेट मेल्स आते हैं इंडियन फैंस के कि भैया क्यों कर दिया आउट, क्यों कर दिया। मगर मुझे इससे एक सवाल समझ में आया। वो सवाल ऐसा था कि हमारी जो सेकंड फेवरेट कंट्री है वो न्यूजीलैंड है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक तो बहुत ही प्यारा क्रिकेट खेलती है, दूसरा आप कभी उनको झगड़े में इन्वॉल्व होते देखोगे नहीं, बिल्कुल लिटरली नहीं। वो आउट भी हो जाएंगे तो अपने सम्मान से चले जाएंगे। सारे के सारे न्यूजीलैंड खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट नजर आते हैं, मतलब अगर आप बात कहें आउट होकर जाने की प्रथा को अगर हम निभाएं तो भैया आप क्यों कर रहे हो? रोज टेलर ठीक है भैया, उनको भी अपनी टीम को जिताना है, उन्हें भी फील्डिंग करनी है, प्रदर्शन करना है, उनके भी फैंस हैं। ठीक है धोनी आउट होगा यार, क्या दिक्कत है? दिक्कत कहाँ आ रही है? तो न्यूजीलैंड में इसके अलावा कोई बड़ी खबर है नहीं, क्योंकि बस न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज की न्यूजीलैंड बांग्लादेश की सीरीज होनी है, और इंग्लैंड और जो है वेस्ट इंडीज की होनी है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की होनी है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की हो रही है। तो ऑस्ट्रेलिया पे वापस लौट के आ जाते हैं। 2 मैचेस हुए, 2 T20 जो मैंने सुने समझे जाने। पहला जॉश इंग्लिश ने जो है वो सेंचुरी मारी, 47 बॉल में शायद सेंचुरी थी। उसके बाद हाईएस्ट टोटल भी कुछ डिफेंड इंडिया ने कर लिया आराम से। पर मैं ये सोचा था यार, यहाँ तो तुम लोग ने कर लिया, वर्ल्ड कप में कौन सा बम आपके सर पर रख दिया जाता कि नहीं फोड़ देंगे अगर तुम जीत गए तो। अच्छा ही खेला। तो खैर सूर्य कुमार ने वहां बढ़िया बैटिंग करी, रिंकू ने आखिरी बॉल में फिर एक 6 मार दिया। उसके बाद फिर अच्छे परफॉर्मेंसेस हुए बहुत, और दूसरे वनडे में तो बहुत तेज खेला, 235 तक मारे। उसके बाद 44 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराया। उस मैच में भी मयंक अग्रवाल को पता नहीं किस हिसाब से आपने मैन ऑफ द मैच दिया। खैर उन्होंने बढ़िया खेला, 50 तो कई लोगों ने भी मारी थी। तो ये था, इसमें कुछ खास था नहीं आप लोगों के लिए बताने के लिए। तो बांग्लादेश थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं अब। तो बांग्लादेश से सिर्फ एक खबर आ रही है, वो जबरदस्त खबर है कि शाकिब अल हसन अब भैया वर्ल्ड कप तो जिता नहीं पाए, वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस भी नहीं अच्छा हो, तो उन्होंने कहा भैया पॉलिटिक्स में हाथ आजमा लेते हैं। जी हाँ, जो चुनाव लड़ेंगे अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि चुनाव अभी 7 जनवरी को वहां होने हैं, तो उसके लिए भैया वो अब तैयारियां करेंगे। ग्राउंड से निकल करके अब वो पहुंच गए हैं स्टेज पर। हाँ जी, पॉलिटिकल स्टेज पर। इससे ज्यादा कोई डेवलपमेंट की बात इसमें है नहीं, ना हमको करनी चाहिए। हाँ, ये स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स का ये जो मिश्रण है ये थोड़ा अब गर्मा रहा है। और तो बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान, यहाँ पर वो, अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू है, हरभजन सिंह है, गौतम गंभीर है। तो ये पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स जो मिक्स हो रहा है ये कहाँ जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। घूम कर आ जाते हैं श्रीलंका की तरफ वापस बैक। श्रीलंका में एक ही डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि भैया अंडर 19 वर्ल्ड कप जो होना था इस साल 24 में, मतलब जस्ट जनवरी के आसपास, वो उनसे छीन लिया गया है। ये शायद बात मैंने पिछले एपिसोड में बताई कि नहीं, मुझे याद नहीं है डेफिनेटली, बट ये छीन करके साउथ अफ्रीका को दिया गया है। साउथ अफ्रीका में अब ये चीज है कि वहां जिस समय ये टूर्नामेंट होगा उसी समय ठीक जो है वहां का डोमेस्टिक क्रिकेट जो T20 नई लीग है, ऐसे T20 लीग वो भी खेली जाएगी। और उस क्लैश में क्या होगा ये अब देखने वाली बात है। मगर आप ये समझिए अंडर 19 है, तो अगर एक स्टार लीग के साथ आप थोड़ा सा अनकैप्ड टूर्नामेंट रख रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वहां दर्शक मिलेंगे ग्राउंड्स पर, क्योंकि टीवी व्यूअरशिप भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है अंडर 19 के लिए। खैर ऑल दो देखते हैं, ये वक्त बताएगा। चलिए वापस लौट के ऑस्ट्रेलिया की तरफ फिर आ जाते हैं एक बार
क्योंकि बिग बैश लीग शुरू होने वाली है बस अगले हफ्ते। तो पहले हैरी ब्रुक ने नाम वापस लिया था, अब जो है राशिद खान ने भी जो है इंजरी के चलते बिग बैश लीग से नाम वापस ले लिया है। अब गाड़ी को ऑस्ट्रेलिया से सीधे पाकिस्तान की तरफ मोड़ देते हैं, थोड़ा क्रॉस करते हैं। इंडिया को हम बीच में अभी लेकर आएंगे, सब्र रखिए, इंडिया भी आएगा। तो पाकिस्तान में इमाद वसीम ने जो है वो संन्यास की घोषणा कर दी। ये एक ऑल्दो सरप्राइजिंग था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा रिजवान कह रहे हैं। इसके अलावा एक वहाँ शादी भी हुई है, वो खिलाड़ी मुझे नहीं याद है लिटरली। और हरीश राउत ने अपना नाम जो टेस्ट टीम से वापस लिया है, उसके बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट पर संशय बैठ गया है कि भैया उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि अब नहीं मिलेगा। और ये अपने आप में सरप्राइजिंग है, क्या हरीश राउत टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते हैं? देखिए, अपने अपने खिलाड़ियों की प्रायोरिटीज हैं, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, बट एक मार्की टूर्नामेंट है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। मुझे नहीं पता इससे पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, जहां तक मुझे याद है 16-17 के आसपास हुई थी, उसके बाद ही ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है, जो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही है। क्योंकि वो जो सीरीज हुई थी उसकी हाईलाइट्स मैंने देखी थी, तो मुझे बहुत अच्छे से वो याद है। खैर, ऑल्दो क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़। अच्छा, एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत क्लियरली थी जो पिछले हफ्ते भी मैं आपसे कहना चाह रहा था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के इस फाइनल मैच ने हमको एक चीज क्लियर करके देती है, वो ये कि भैया मैच फिक्स नहीं होते हैं, बड़ा मुश्किल है मैच फिक्स करना। ये क्रिकेट अब आपको और कायदे से देखना चाहिए। अब तो मैं आईपीएल और ढंग से देखूंगा, अब देखना फिर से शुरू करूंगा, क्योंकि बात अब आईपीएल की ही कर लेते हैं। रिटेन जो 26 तारीख थी, वो रिटेन की आखिरी तारीख थी जिस दिन मैंने पिछला संडे जो शो किया था, तो इसलिए बात इस हफ्ते आकर आपसे कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन एक ड्रामा हुआ, जैसे ओपन एआई का जो ड्रामा हुआ था सैम ऑल्टमैन का, वैसा ही कुछ ड्रामा हमने मुंबई इंडियंस और गुजरात लायंस को याद आ रही है, गुजरात टाइटंस के बीच हमने देखा। वो ये देखा कि भैया कभी कह रहे हैं कि भैया हार्दिक पांड्या मुंबई जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं नहीं जा रहे हैं, मतलब रिटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एक संशय का विषय बना हुआ है। ठीक है, इस पर चर्चा बाद में करेंगे भी रुक करके कि क्या वाकई में वो चले गए हैं कि नहीं चले गए। आप लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है वो थोड़ा सा सब्र रखें। एक चीज जो कंफर्म हुई है वो ये है कि शायद शैम करन को पंजाब ने रिटेन कर लिया है, जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे। इसके अलावा बेन स्टोक्स सीएसके से रिलीज कर दिए गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं टीम में। कुछ और खिलाड़ी जो हैं उनको भी रिप्लेस किया है सीएसके ने। अम्बिति रायडू तो संन्यास वैसे ही ले चुके थे। इसके अलावा जो रूट ने जो है वो फिर अपने आप नाम जो है वो वापस ले लिया है। और मैं कहीं पढ़ रहा था बहुत, अब इस पर मुझे थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, बट कि भैया अपने पूरे आईपीएल करियर में सिर्फ 3 मैच खेले हैं जो रूट ने, ये एक सवाल है। बाकी हैरी ब्रुक जो है वापस जो है वो हैमर किए जाएंगे, उनको वापस उनकी नीलामी होगी, क्योंकि सनराइजर्स ने मेरे ख्याल से उनको भी रिलीज कर दिया है। बाकी जोफ्रा आर्चर को भी रिलीज कर दिया है मुंबई इंडियंस ने। इसके अलावा अभी इस पर पूरा मेरे पास आर्टिकल्स पड़े हैं, तो हम पूरे डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे किस टीम ने किसको रिटेन किया है और किसको रखा है। ठीक है, अब चलिए कहाँ चला जाए, साउथ अफ्रीका चलते हैं, सॉरी वुमेन क्रिकेट की बात करते हैं। और लॉरा वुलवार्ट, जी हाँ जी, इनको फाइनली जो है वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दिया गया है साउथ अफ्रीका वुमेन्स टीम का। और शायद साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश की सीरीज वुमेन्स की होएगी, जिसमें अब जो है एक फुल टाइम कप्तान के तौर पर ये नजर आएंगे। इसके अलावा कोई साउथ अफ्रीका में डेवलपमेंट नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो डेरन ब्रावो ने भी संन्यास ले लिया है। पहले चैंपियन ने संन्यास लिया था, अब उनको टीम में नहीं शामिल करने के बाद उन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है, तो वो भी नहीं खेलेंगे। कोई टीम बच गई, कोई मुझे नहीं लगता। इंग्लैंड की बात कर लेते हैं, वही एक टीम बच रही है। और मैं अभी देख रहा था केवल साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, नीदरलैंड, ये टीमें जो हैं वो नहीं, आयरलैंड, ये 4 टीमें जो हैं वो क्रिकेट नहीं खेल रही हैं अब, लेकिन बाकी सारी टीमें अपना क्रिकेट खेल रही हैं बहुत जोर शोर से। तो इंग्लैंड में एक ही डेवलपमेंट है और वो 2 डेवलपमेंट है बेसिकली।
एक डेवलपमेंट तो ये है कि भैया जॉस टंग जो है वो शायद बाहर हो गए हैं वेस्ट इंडीज सीरीज से इंजरी के कारण। उसकी जगह मैथ्यू पॉट्स जो है उनको जो है लाया गया है टीम में, तो एक नया नाम है। ऑल्दो डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। दूसरा, हम चर्चा कर रहे थे पिछले हफ्ते, किस बात की चर्चा कर रहे थे? हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो बढ़िया होना चाहिए, खास करके जो हमारा वनडे डोमेस्टिक सर्किट है। अगर हमें नर्वस, क्योंकि देखिए भैया आईपीएल जो है, तो वो जो डेवलपमेंट हम कह रहे थे कि खासकर इंडिया का जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वनडे का वो होना चाहिए, ठीक वैसा ही कुछ सिनेरियो इंग्लैंड के भी डोमेस्टिक क्रिकेट का है वनडे का। ये बात स्टीवन फिन ने कही थी जब मैच हुआ था इंग्लैंड श्रीलंका का वर्ल्ड कप के उसके जस्ट आसपास की ये बात है। पुरानी बात है लेकिन इसको मैंने तवज्जो नहीं दिया, मगर अब दे रहा हूं कि यस, केवल इंग्लैंड नहीं, केवल इंडिया नहीं, बल्कि हर एक कंट्री, ऑस्ट्रेलिया तो करती है भैया, वहां तो T20 डोमेस्टिक से लेकर टेस्ट से लेकर के वनडे तक सब होता है। और इवन टीवी पर तो आता ही आता है। वहां पर उनकी बाकायदा वेबसाइट है, ऐप है, उस पर भी उसको दिखाया जाता है। साउथ अफ्रीका का मुझे पता नहीं, नीदरलैंड का है नहीं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कुछ खास, आयरलैंड का कुछ खास है नहीं, अफगानिस्तान का कुछ खास है नहीं, है बट खास नहीं है। बाकी श्रीलंका का भी कुछ खास नहीं है। इंडिया का है लेकिन उसमें दो बातें हैं, दर्शक आते नहीं है, टीवी पे जल्दी दिखता नहीं है, इंटरनेशनल खिलाड़ी तवज्जो देते नहीं है, और सेलेक्टर्स भी जो है केवल आईपीएल को तवज्जो देते हैं। वहां से खिलाड़ी आपको कम नजर आते हैं इंडियन टीम में आते हुए। वेस्ट इंडीज के डोमेस्टिक क्रिकेट की मैं क्या ही बात करूं, मैंने फैन कोड पर एक बार देखा था, सिंगल कैमरे में, ऑल्दो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में भी यही सिंगल कैमरे से जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग होती है। एंड ऑस्ट्रेलिया में तो फिर भी आपको कमेंट्री भी मिल जाएंगे, दर्शक भी मिल जाएंगे। वेस्ट इंडीज वाले में आपको कमेंट्रेटर मिलेंगे बट दर्शक नहीं दिखेंगे, पूरा ग्राउंड खाली रहता है। एक तो पहला गर्मी वहां बहुत पड़ती है, लोग वैसे ही कहते हैं गर्मी से बेहाल, तो क्या ही मैच देखें, तो वो एक मसला चलता है। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं जो आईपीएल की जो रिटेन किए गए हैं खिलाड़ी को। कि देखिए अभी जो 19 दिसंबर को मेरे ख्याल से आईपीएल का ऑक्शन होगा, शायद 9 दिसंबर उसी के आसपास जो है, या 9 दिसंबर की बात है मेरे ख्याल से। मुंबई में वुमेन्स प्रीमियर लीग का ऑक्शंस होंगे, दोनों ऑक्शंस हैमर्स में जाएंगे। दिसंबर में ये दोनों कारनामे होंगे, यानी कि डेडली दिसंबर हम जिसे कह सकते हैं, क्योंकि सीरीज भी बहुत दमदार होने वाली हैं। एक तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान है, और शायद इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की भी। वो इतनी मुझे खास, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप इस वक्त उसे खास कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड भी उसी स्तर पर आ चुकी है इस वर्ल्ड कप के बाद जिस स्तर पर वेस्ट इंडीज, और दोनों एक समान टीम लग रही हैं, इक्वल फेयर प्ले लग रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेट का उत्थान हो, वर्ल्ड कप हमें उसे देखें, और वो वही जो 90s वाली वेस्ट इंडीज थी वो हमको नजर आए। चलिए फाइनली चर्चा करते हैं आईपीएल के रिटेंशन की। हो जाइए तैयार इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 के लिए। इस बार भी पर्पल फेस्ट में होंगे कई अनोखे और अद्भुत आकर्षण, तो रहिएगा तैयार ज्ञान और विचारों के पर्पल थिंक टैंक में डुबकी लगाने के लिए। कोस्टल ट्रेल्स, एक्सेसिबल मूवी स्क्रीनिंग्स और आकाश अवलोकन जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का मजा उठाने के लिए रंग जाइए पर्पल फन के रंग में। वहीं पर्पल एग्जीबिशन में होगा विज्ञान और कला के चमत्कारों का आविष्कार। पर्पल रेन में होंगे स्टैंड अप कॉमेडी शोज, ब्रेथ टेकिंग डांस परफॉर्मेंसेस और साथ ही आपके मनपसंद कलाकारों के लाइव शोज। पर्पल स्पोर्ट्स में पैरा एथलीट्स की असाधारण प्रतिभा से आप हो जाएंगे आश्चर्यचकित। लाइव कला चित्रों और विस्मयकारी कला प्रदर्शनियों में डूबने के लिए आ जाइए पर्पल कलाइडोस्कोप में। तो दोस्तों देर किस बात की, 8 जनवरी से 13 जनवरी तक होने वाले इस पर्पल फेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आज ही अपनी जगह बुक करें। रजिस्ट्रेशन के लिए विजिट करें purplefest.goa.gov.in पर। फोन नंबर है 9156321900। अधिक जानकारी के लिए आप ईमेल कर सकते हैं purple-fest@goa.gov.in पर। तो आज ही करें रजिस्ट्रेशन और बन जाइए हिस्सा इस शानदार जश्न का।
अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट गोवा 2024। तो भैया जहां तक मैं ये देख पा रहा हूं कि भैया हार्दिक पांड्या जो है वो मुंबई में जा चुके हैं, वहीं जो है वो मुंबई से आरसीबी में क्रिस ग्रीन जा चुके हैं। क्रिस ग्रीन पर भरोसा ना दिखाना और हैरी ब्रुक पर भरोसा ना दिखाना ये दर्शाता है कि टीमें डेस्परेट हैं, वो डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रही हैं जो पहले दिया जाता था। अगर आप जसप्रीत बुमराह के नाम को देखें तो वो मुंबई इंडियंस का एक डेवलपमेंट है। जी हाँ जी, केकेआर ने जो है वो रसल को रिटेन किया है, पृथ्वी शॉ को दिल्ली ने रिटेन किया है, इसके अलावा होल्डर को टीम से बाहर मुंबई ने किया है। मैं राजस्थान का देख रहा था, वहां पर 9 जो है इंडियन प्लेयर्स और 3 विदेशी प्लेयर्स को उन्होंने रिलीज किया है। 5 विदेशी प्लेयर और 12 इंडियन प्लेयर्स को उन्होंने रिटेन किया है। ये राजस्थान की कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि माइकल वॉन ने भी ये बोला कि अब ये फुटबॉल वाली तर्ज हो गई है, ट्रांसफर फीस जैसी चीज, 15 करोड़ की फीस कुछ बताई जा रही है गुजरात से मुंबई में जाने के लिए हार्दिक पांड्या के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या इज बेटर इन गुजरात, क्योंकि उनके आंकड़े अच्छे बता रहे हैं। वहां पर दूसरा कप्तानी वो अच्छी कर रहे थे, एक बार रनर अप, एक बार फाइनल। ये सोच के मुंबई ने उनको लिया तो है, लेकिन वहां फिर रोहित के साथ क्या टसल होगी, या रोहित को हटा करके हार्दिक को कप्तान बनाने की मुंबई की मंशा है, ये अपने आप में कुछ सवाल हैं। इसके अलावा राहुल द्रविड़ जो कि अब इंडियन टीम के कोच नहीं है, क्योंकि अब वीवीएस लक्ष्मण है, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया है, वो लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर हो सकते हैं, क्योंकि लखनऊ के जो मेंटोर गंभीर थे वो शिफ्ट होकर वापस केकेआर में जा चुके हैं। ये थोड़े से डेवलपमेंट्स हैं आईपीएल को लेकर के। लेकिन आपको क्या लगता है, हैरी ब्रुक और क्रिस ग्रीन, मुझे ये दो नाम ना रिटेन करना मुझे बहुत सख्ते में डालता है, और इसको लेकर आपके क्या मायने हैं ये आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये दोनों खिलाड़ियों को अगर, या तो हो सकता है इसमें खिलाड़ियों का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि भैया हमें नहीं रखना है, रहना है टीम में। मगर अगर क्रिस ग्रीन जाते हैं, क्योंकि देखिए केजीएफ को तो रिटेन कर लिया गया है ना, केजीएफ पूरी तरह से रिटेन किए गए हैं आपके बेंगलोर में। केजीएफ के से कोहली है, एफ से फाफ डु प्लेसिस है, जी से कौन है भाई, ये तो मुझे भी नहीं समझ रहा। ग्लेन मैक्सवेल है क्या, जी से ग्लेन, बाकी मुझे ये देखना पड़ेगा ये जी से है कौन भैया, केजीएफ वाला जो सीन है। देखिए क्रिकेट मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, बट फिर भी कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो अगर क्रिस ग्रीन वहां आ रहे हैं तो एक अच्छी बात है बैंगलोर के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हेजलवुड को शायद उन्होंने आउट किया है बैंगलोर की टीम ने अपनी टीम से, और अब हेजलवुड की जगह क्रिस ग्रीन को अगर खिलाते हैं तो हो सकता है एक परफेक्ट ऑलराउंडर की तलाश उनकी वो हो रही हो कि हम इसको डेवलप करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे इस साल आईपीएल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है 2 बातों से। पहला, जो वर्ल्ड कप हुआ जिस तरीके का, उसको बाद ये जो फिक्सिंग का जो एक बादल से थे वो अभी छटे हुए हैं, वापस आएंगे तो फिर मेरे को सोचना पड़ेगा। और दूसरा, ठीक इसके बाद वर्ल्ड कप है जून में, तो उस लिहाज से भी ये आईपीएल बहुत मायने रखता है कि क्या होने वाला है। मगर इसमें फिर एक सवाल आ जाता है, ये जितने ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं ना टीम में, ये क्या परफॉर्म करेंगे, कि ये धोखा देने में माहिर हैं। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं किस टीम ने किसको रिटेन, और मैं देखता हूं अगर खबर मिलती है तो, नहीं तो फिर हम मैचेस की तरफ अब जाएंगे आज बड़े दिनों बाद, पूरे 1 साल बाद, और हम मैचेस को देखेंगे कि वहां किसने कैसा परफॉर्मेंस किया है। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। इन्होंने 2 ऐसे नाम हैं जिनको मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है खेलते हुए, ये जिनको जो है इन्होंने रिलीज किया। ऋतिक शौकीन अच्छे खिलाड़ी हैं, हो सकता है ये सीजन इनका अच्छा ना गया हो, और संदीप वॉरियर, ये 2 नाम हैं, ये बढ़िया नाम हैं, ऐसा नहीं कि ये अननोन नाम्स हैं। इनको बाहर किया, लेकिन 2 ऑस्ट्रेलियन, राली मेरेडिथ और जय रिचर्डसन, इनको बाहर किया है। क्रिस जॉर्डन को भी बाहर किया है। जोफ्रा आर्चर का तो नाम इसमें था ही, क्रिस्टियन स्टब और
एक जॉनसन है, जेनसन करके, हाँ, उनको इन्होंने रिलीज किया है। और क्रिस ग्रीन को तो इन्होंने सीधी तरीके से जो है वो बैंगलोर को इन्होंने दे दिया है एक तरीके से। तो ये कहानी है। अब इसमें कि डेवलपमेंट की गुंजाइश शायद जे रिचर्डसन और रायली मेरेडिथ को नहीं थी और इन पर भरोसा नहीं दिखाया है इन टीमों ने। क्रिस जॉर्डन पर भी डेवलपमेंट की बात नहीं हो सकती थी। जोफ्रा आर्चर वैसे ही चोटिल चल रहे हैं, इस कारण से उनको रिलीज किया गया है। ये जो 3 नाम मैंने आपको, और क्रिस्टन स्टफ, इनको जरूरत थी, इनको रखना चाहिए था इसको, क्योंकि मैंने इनका साउथ अफ्रीका डोमेस्टिक क्रिकेट देखा है, अच्छा है और इन पर डेवलपमेंट का काम किया जा सकता था। क्रिस ग्रीन पर भी किया जा सकता था। तो ठीक है, जो इंडियन भी इन्होंने निकाले उस पर भी काम हो सकता था, लेकिन कुल मिलाकर के मैं इसे ठीक ठाक ही लेकर चलूंगा। केवल एक नाम क्रिस ग्रीन जो मुझे दिक्कत दे रहा है कि आपने रिलीज क्यों किया। चलिए रिटेन की बात करें कि नहीं करें, पर्स भी आपको बताते हैं। अभी हम रिलीज प्लेयर्स की ही बात कर रहे हैं, तो अब अगला नाम अगली टीम आ जाती है चेन्नई सुपर किंग्स। बेन स्टोक्स एक बड़ा नाम है। इसके अलावा जो है पिटोरियस को इन्होंने बाहर किया है, काइल जेनिसम को बाहर किया है, सिजला मगला को बाहर किया है, आकाश सिंह एक हैं इंडियन, और सिद्धांशु सेनापति। ये 2 नाम हैं जो मुझे दिख रहे हैं कि इनको डेवलपमेंट में डाला जा सकता था चेन्नई की तरफ से। बाकी पिटोरियस को ठीक है, वो उनका वैसे भी एक डाउनफॉल ही है, उनको अगर आप देखें वर्ल्ड कप की टीम में भी वो नहीं थे। मगला एक नाम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनको रिटेन करना चाहिए था। बाकी तो इट्स ओके, क्योंकि बेन स्टोक्स ने खुद ही बोल दिया है कि मेरे पास जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है आईपीएल खेलने की, तो वो एक अलग सा सीन है। आगे चलते हैं। बैंगलोर मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रही है, क्योंकि 2 नाम है सिद्धार्थ कौल, केदार जाधव, अविनाश सिंह। इसमें से सिद्धार्थ कौल मुझे ऐसा लगता है एक नाम हो चुके थे एक तरीके से, बट इन पर डेवलपमेंट का काम किया जा सकता था। केदार जाधव भी एक नाम हो चुके हैं, लेकिन इन पर भी काम हो सकता था, और अविनाश सिंह पर तो काम हो ही सकता था। हर्षल पटेल, विनिंदु हसरंगा, सबसे सरप्राइजिंग विनिंदु हसरंगा का टीम से बाहर जाना है, हो सकता है फिटनेस प्रॉब्लम को लेकर के इनको बाहर किया गया हो। इसके अलावा डेविड विली ठीक है, वर्ल्ड कप नहीं अच्छा है बट आप कर सकते थे। पार्नेल ठीक है, थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको तो निकालना जाहिर था। हेजलवुड एक नाम मुझे सरप्राइज इसमें ये लगा। फिन एलन भी मुझे नाम ठीक है, आप उनको इतना तवज्जो नहीं दे बट उन पर डेवलपमेंट पे काम हो सकता था। तो ये कैसे कई नाम थे इस टीम से, जैसे जो नाम मैं रिपीट कर रहा हूँ, खासकर फिन एलन, हेजलवुड और विनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, अविनाश सिंह, सिद्धार्थ कौल और केदार जाधव। ऑलमोस्ट 1-2 नाम और हैं, बट ये एक तरह से पूरी की पूरी टीम ही रिफॉर्म होगी बैंगलोर की। ये नाम थे, जिसमें से अगर मैं 2 नाम पिक करूं तो एक इंडियन करूंगा सिद्धार्थ कौल और एक फॉरेन करूंगा फिन एलन। इन पर दाव लेना चाहिए था बैंगलोर को। ऑल चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, यानी KKR की। शाकिब अल हसन, लिटन दास, डेविड वीजा। इसमें से मैं ऐसा कहूंगा लिटन दास को आप रिटेन कर सकते थे। एन जगदीशन, मनदीप सिंह एंड शार्दुल ठाकुर। इसमें शार्दुल ठाकुर और मनदीप सिंह को आप डेवलपमेंट, या एन जगदीशन और मनदीप सिंह को आप रख सकते थे, वैसे शार्दुल ठाकुर भी बनते हैं। इसके अलावा इन्होंने लॉकी फर्गसन, टिम साउदी और जॉनसन चार्ल्स को भी बाहर किया है। साउदी ठीक है, लॉकी फर्गसन भी मैं इसको भी कहूँगा एक तरीके से ठीक है। जॉनसन चार्ल्स, आपने आंद्रे रसल को क्या सोच के रिटेन किया, ये मुझे समझ में आ रहा है कि वो कहीं इन्हें मेंटोर बनाने की प्रक्रिया में होंगे। तो ऑल दो मुझे सिर्फ डाउट सिर्फ लिटन दास, एक अगर मुझे फॉरनर में लेना हो और एक इंडियन में अगर मुझे लेना हो तो एन जगदीशन। ये 2 मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि रिंकू सिंह है उनके पास एक तरह से, तिलक वर्मा भी शायद इसी टीम में ही है, ये मुझे देखना पड़ेगा। खैर ऑल दो ये कहानी है KKR की। नेक्स्ट टीम, अब बात करते हैं गुजरात की। यश दयाल
और सबसे बड़ा नाम हार्दिक पांड्या, मुंबई में ये ट्रांसफर हो चुके हैं, यानी कि अब कप्तान देखना पड़ेगा गुजरात को, उन्हें किन्हें रखना है। केएस भरत, शिवम मावी, प्रदीप सांगवान, अल्जारी जोसेफ, ओडिन स्मिथ और दर्शल सानाका, ये खिलाड़ी इन्होंने रिलीज किए हैं। अब इसमें मैं शिवम मावी को एक डेवलपमेंट और केएस भरत, ये दो नाम मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए केएस भरत टेस्ट खेलते आ रहे हैं, मगर इस लिहाज से भी उनको शायद बाहर किया गया हो, क्योंकि देखिए इस वक्त जो स्लॉट है T20 में कीपर के, वो ईशान किशन के साथ, और फिर आपके जो अभी अगर ठीक हो जाएंगे दिल्ली की तरफ से हमारे जो ऋषभ पंत हैं, वो एक नाम है, बाकी संजू सैमसन शायद विकेट कीपर ही है ना, जहां तक मेरे को कंफर्म है। खैर, अगर कुल मिलाकर फिर बात की जाए तो केएस भरत का डेवलपमेंट फिर होगा भी तो कहाँ उनको मौका मिलेगा, सवाल ये है। तो शिवम मावी और प्रदीप सांगवान अगर मैं ये भी लेके चलूं तो मुझे लगता है प्रदीप सांगवान नाम पुराना एक तरीके से है, नया नहीं है, ठीक ठाक पुराना नाम है। तो शिवम मावी और यश दयाल भी मैं लेके चल सकता हूँ। विदेशी में मुझे दोनों ही नाम नहीं, बट हाँ दर्शल सानाका ठीक है, वर्ल्ड कप अच्छा है, श्रीलंका कप्तान भी एक तरह से थे। तो ये एक मुझे दो नाम अगर मुझे लेने हो, एक इंडियन और एक विदेशी, तो मैं शनाका और शिवम मावी, ये दो नाम मैं पिक करूंगा जिन पर जो है आप दांव लगा सकते थे, उनको डेवलप कर सकते थे। खैर शनाका तो डेवलप नहीं होते, लेकिन हाँ उन पर दांव लगाया जा सकता था। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक बार आप भी लिस्ट जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि बीच में एक एक नाम मैंने छोड़े हैं। वो नाम इसलिए छोड़े हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कुछ मेहनत करनी चाहिए। हो सकता है वो आपके पर्सनल फेवरेट हो, या हो सकता है उनको आपने देखा हो जिनको मैंने नहीं देखा, और मुझे ऐसा लगता हो कि ये मैं अपनी लिस्ट में ना भी शामिल करूं तो चलेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट हर एक प्लेयर है, ये आप आईपीएल के नज़रिए से, क्रिकेट के नज़रिए से, इंडियन क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट के नज़रिए से, या समझ के चलिए। बात करते हैं सनराइजर हैदराबाद की। कार्तिक त्यागी और एक नाम, इनको इन्होंने निकाला है बाहर, हार्दिक हैरी ब्रुक, जॉनसन ने, अकील हुसैन, आदिल रशीद, और एक नाम और है जो मैं भूल रहा हूँ। खैर हैरी ब्रुक और कार्तिक त्यागी, ये दो नाम है मेरे पिक्स जिन्हें हम रख सकते थे। और आदिल रशीद तो वैसे ही T20 के कमाल है, तो आपने उनको क्यों बाहर किया, मुझे ये समझ से मेरे बाहर है। मगर फिर भी मैं अगर इसमें दो नाम लूंगा, एक विदेशी और एक इंडियन, तो कार्तिक त्यागी एक नाम होंगे, और समर्थ व्यास, यस, अगर मैं कार्तिक त्यागी को अगर हटा भी दूं तो समर्थ व्यास एक नाम मेरे लिए जरूर होंगे, और एक आपके ये हैरी ब्रुक होंगे। खैर ऑल दो देखते हैं क्या होता है टीम के साथ। आगे नेक्स्ट टीम पंजाब मुझे एक ऐसी टीम लग रही है जो बहुत लंबा सोच के चल रही है। अगर आप उनके नाम देखोगे तो ज्यादा नाम नहीं है, 4 नाम ही उन्होंने रिलीज किए एक तरीके से। 2 नाम मैं बता रहा हूँ, एक है भानुका राजापक्षा और एक नाम है इसमें शाहरुख खान का। भानुका राजापक्षा का कहानी कुछ अलग ही है, और जो पिछला जो आईपीएल उन्होंने खेला शायद पहला ही था उनका, और एक ही के बाद शायद उनको बाहर भी किया गया है, जहां तक मैं करेक्ट हूं तो उनका परफॉर्मेंस बढ़िया था, और शाहरुख खान को डेवलप पंजाब कर सकता था। तो ऑल जो है मुझे पंजाब सॉर्टेड लग रही है, बट प्रॉब्लम ये है पंजाब सॉर्टेड होने के बाद भी बहुत रेयरली पहुंचती है आपके प्लेऑफ्स और फाइनल्स तक, ये उनके साथ एक प्रॉब्लम है। लेकिन 18.5 करोड़ या लगभग 18 करोड़ के खिलाड़ी को अगर रिटेन कर रहा है पंजाब, तो वो एक कप्तान भी उनमें हो सकता है वो देख रहा, और ये बात केवल पंजाब की नहीं, इंग्लैंड के में फ्यूचर कप्तान के तौर में देखी जा रही है। बात करते हैं अब हमारे पड़ोसी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स यानी कि LSG की। डैनियल सैम्स, करुण नायर, मन वोरा, जयदेव उनादकट, करण शर्मा, अर्पित गुलेरिया, और 2 खिलाड़ी उन्होंने ट्रेड किए हैं। एक रमारियो शेफर्ड को इन्होंने मुंबई को ट्रेड किया है, और एक ओवेश खान इन्होंने राजस्थान को ट्रेड किया है। सबसे ज्यादा इन्होंने ही अभी तक मैंने इसको देखा है, 2 ट्रेड किए हैं। और उधर से जो आए हैं राजस्थान से, तो मुझे पता है एक आया है इनकी तरफ, वो आया है देवदत्त पटिकल आए हैं, और एक मुंबई से भी आया होगा, वो कोई ट्रेड हुआ है ये, तो
कोई ना कोई ये नज़र आया होगा। ऑल्दो मुझे अगर यहाँ देखना हो तो मैं करुण नायर पर एक दाव और एक अर्पित गुलेरिया, इन दोनों का डेवलपमेंट मैं देख सकता था। ऑल्दो बाकी मुझे नहीं लगता, बट ये दोनों मैं डेवलपमेंट के तौर पर इन दोनों खिलाड़ियों को मैं ज़रूर देखना चाहता था और देख सकता था। जयदेव उनादकर, मनन वोरा, ऑल्दो भरोसा नहीं कर, जयदेव उनादकर तो ठीक है, उम्र दराज हो चुके हैं एक तरीके से, उनका अगर टेस्ट ही खेले रणजी तो ठीक है, उनका भी ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 1-2 या मैक्सिमम 3 साल। मनन वोरा पर थोड़ा, मनन वोरा ने थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दी है शायद लखनऊ को और आए क्रिकेट प्रेमियों को, T20 प्लेयर्स को, तो वो एक मसला है। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की। इसमें मुर्गन अश्विन, अश्विन नहीं है, मुर्गन अश्विन है। इसके अलावा क्रियप्पा हैं, KM आसिफ हैं, इसमें कुलदीप यादव। भैया कुलदीप यादव को आपने बाहर कर दिया, क्यों बाहर कर दिया? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी दे रहे थे और इवन इनका डोमेस्टिक अच्छा चल रहा था। जो रूट तो वैसे ही उन्होंने खुद ही अपने आप को एक तरह से बाहर कर दिया। जेसन होल्डर यहाँ से बाहर गए हैं, मुंबई से नहीं, राजस्थान से बाहर गए हैं। और एक नाम और है इसमें, तो मैं ये 2 नाम आपको कंफर्म करता हूँ, एक नाम और 2 नाम कंफर्म करता हूँ, आकाश वशिष्ठ और अबॉट मैकॉय। अब इसमें मुझे 2 नाम अगर लेने हो तो मैं एक KM आसिफ का नाम लेना चाहूँगा, मुझे लगता है कि ये नाम रिटेन होना चाहिए था, और एक अबॉट मैकॉय को आपको रिटेन करके देखना चाहिए था। खैर इट्स ओके फाइन, कुलदीप भी रिटेन हो सकते थे, मगर मैं ठीक है, वो इट्स ओके फाइन, बट 2 नाम KM आसिफ और अबॉट मैकॉय, ये मुझे ऐसा लगता है कि इनको रिटेन करना चाहिए था। हाँ, ऑल्दो अगर मैं बाकी जितने भी नाम अभी तक लिए हैं और इस नामों, अगर इंजरी क्राइसिस इनके ना हो और इनको ऐसा लगता हो कि अगर इनको रिटेन करने पर इंजरी क्राइसिस आगे नहीं आएंगे, तो ऑल्दो आगे चलते हैं। सबसे डिसअपॉइंटमेंट अगर मुझे किसी ने दी है तो वो दिल्ली कैपिटल्स ने एक तरीके से दी है, क्योंकि इसमें 2 नाम ऐसे हैं जिनको, बल्कि 3 नाम ऐसे हैं जो प्रोबेबली इंडिया के नेक्स्ट स्टार हो सकते हैं, लेकिन इन पर दाव नहीं लगाया है। जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, प्रियम गर्ग, नगरकोटी और सरफराज खान, कमलेश नगरकोटी, सरफराज खान और प्रियम गर्ग, ये 3 नाम। और इंटरनेशनल में मुस्तफिजुर रहमान इन्होंने रिलीज किया है, फिलिप सॉल्ट को रिलीज किया है, रोमन पावल, रॉली रोसफ और एक और नाम है चेतन सकरिया, ये नाम इन्होंने रिलीज किए हैं। अब अगर मुझे नाम इनमें से भी रखने हो तो मैं 2 नाम जरूर लेना चाहूंगा, फिलिप सॉल्ट और नगरकोटी, इन दोनों को इनको जरूर रिटेन करना चाहिए। देखिए, ऑल्दो फिलिप सॉल्ट किसी भी ग्लोबल स्टेज पर जाकर के हो सकते हैं, बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन बाकी नगरकोटी आप डेवलप कर सकते थे, प्रियम गर्ग, चेतन सकरिया, ये 3 नाम एब्सोल्युटली थे, और सरफराज खान चौथा नाम। ये नाम जरूर से जरूर होने चाहिए थे। चलिए खैर, ऑल्दो ये दिल्ली की कहानी है, आगे चलते हैं। देखिए भैया, रिटेन खिलाड़ियों के बारे में आपको वैसे भी पता लग जाएगा, और रिटेन की जो लिस्ट होती है वो बहुत लंबी होती है, तो उसे आप खुद जाकर चेकआउट करिए। देखिए, बताना बैठूंगा तो आगे से आगे, जैसे अगर मैं सिंपली बेंगलोर की बात करूं, फाफ है, कोहली है, ग्लेन मैक्सवेल है, और भी कई नाम हैं। जैसे अब लखनऊ की बात करूं तो क्विंटन डिकॉक है, पूरन है, KL राहुल है ना, तो नाम आप जाकर के देख लीजिए। पर्स मैं आपको बता देता हूँ जो बच रहा है। पर्स जो बच रहा है बैंगलोर के पास 23.25 करोड़ है। सनराइजर्स हैदराबाद के पास जो है वो सबसे ज़्यादा है, 34 करोड़ रुपए उनके पर्स में है। यानी कि अगर टीम बढ़िया बनेगी तो सनराइजर्स हैदराबाद की बन सकती है। ऑल्दो पैसे से डिपेंड नहीं करता है, हम ये सोच सकते हैं कि पैसे से नहीं, ये हो सकता है कि आप स्मार्टली कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही कि हैरी ब्रुक को सनराइजर्स ने निकाल तो दिया, अब उसे लेगा कौन? बैंगलोर लेता है तो जगह कहाँ फिट होती है। हाँ, ये हो सकता है हैरी ब्रुक को अगर गुजरात लेता है और उस पर सैम करन की तरह
दांव रखता है, और कप्तान भी मैं एक तरह से सोच सकता हूँ उनको, बट वो कप्तान बहुत जल्दी होगी उनके लिए। मगर फिर भी मेरा दिल ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं गुजरात में वो कप्तान तो फिर भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि शुभमन गिल है गुजरात के पास, और शुभमन गिल जो है वो अब कप्तान हो सकते हैं उस टीम के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है लखनऊ या गुजरात में से ही कोई जो है वो हैरी ब्रूक को लेगा। बाकी देखते हैं, पर्स बताते हैं आगे कौन से बचे हैं। अगली 2 टीमें हैं केकेआर, ये है 32.7 करोड़ और सीएसके 31.4 करोड़, यानी कि 30 करोड़ इन लोग के पास, दोनों के पास बचे हुए हैं। अगली 2 टीमें हैं पंजाब 29.1 करोड़, और इसके नेक्स्ट जो टीम है उनके पास है दिल्ली, शायद दिल्ली है, उनके पास 28.95 करोड़ रुपए। नेक्स्ट 2 टीमें हैं मुंबई और आपकी राजस्थान। मुंबई के पास है 32.75 करोड़ रुपए, मुंबई, और राजस्थान के पास सबसे कम है 14.5, यानी कि 14.5 करोड़ ही उनके पर्स में बचे हुए हैं। मैंने आपको कहा था वैसे तो पंजाब ने रिलीज सबसे कम किए थे, इन्होंने भी एक आध कम किए हैं, कम ही 5-6 खिलाड़ी किए हैं, बट सबसे कम पर्स है इनके पास। ओ माय गॉड। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान से भी बुरी हालत जो है वो उन 2 टीमों की है जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, यानी कि 2-2 सीजन ही खेले हैं। बात करें लखनऊ की तो उनके पर्स में बचे हैं 13.9 करोड़, और उनसे भी कम, सबसे कम जो है वो है गुजरात के खाते में 13.85 करोड़ रुपए। ऑल्दो हार्दिक पांड्या को निकाल देने के बाद भी ये कहानी है, या इसमें हार्दिक पांड्या वो जो अमाउंट है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, या वो अमाउंट अलग से, ये कहानी अपने आप में अलग है। लेकिन ऑल्दो ये जो हैरी ब्रूक वाली कहानी मैं सुन रहा था, अब ये यहाँ नहीं हो सकती, ये मुंबई में अब ये हो सकता है चले जाएं। ऑल्दो ये प्रबल मुझे ऐसा लग रहा है मुंबई, क्योंकि बैंगलोर नहीं लेगी ऑल्दो हैरी ब्रूक को, वो बहुत सरप्राइजिंग होगा अगर ले लेगी तो, लेकिन मुंबई जरूर लेगी। लेकिन लखनऊ और अगर गुजरात में हैरी ब्रूक को जाना है तो फिर 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास ही का अमाउंट बैठेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 करोड़ हो सकता है। इससे ज़्यादा अमाउंट फिर मुंबई ही इनको दे सकती है, क्योंकि सनराइजर्स ने तो खुद ही ने इसे रिलीज किया है, पर सबसे ज़्यादा उसके पास है। तो ये पूरी कहानी थी आईपीएल के 24 के रिटेंशन की। अब देखते हैं ऑक्शन में क्या क्या होता है। चलिए, तो आईपीएल के इस पूरे कारवां के बाद अब बात करते हैं हम डोमेस्टिक क्रिकेट की, और वो है विजय हजारे ट्रॉफी। 23 नवंबर को ये सीरीज का आगाज हुआ है। पहला मैच था उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा के बीच। उत्तराखंड ने पहले बैटिंग करी, 207 पर पूरी टीम ऑल आउट, पूरे ओवर भी नहीं खेले, 47.4 ओवर खेले। आदित्य तारे विकेट कीपर, जो कि काफी अच्छा विकेट कीपर हम इन्हें कहेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस इन्हीं की सबसे बढ़िया थी। 65 रन 68 बॉल में 9 चौके 1 छक्के के साथ। एक्स्ट्रा जो दिए उत्तराखंड को जो मिले हरियाणा की तरफ से वो 8 मिले, इसमें 3 वाइड 3 लेग बाई 1 बाई और 1 लेग बाई था। तो एक्स्ट्रा मैं सिर्फ 6 कहूंगा, उसमें भी यानी कि 1 ओवर आपने पूरा एक्स्ट्रा खेलने को दिया है। बॉलिंग की तरफ चलते हैं आप। बात कर लेते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में थे हर्षल पटेल, सबसे महंगे पिटे, 6 ओवर में 45 रन। सबसे बढ़िया बॉलिंग जो की वो यजुवेंद्र चहल ने करी हरियाणा की तरफ से, 10 ओवर 2 मेडन 26 रन और 6 विकेट। उन्होंने कहा भैया हमको वर्ल्ड कप में ना लेने का ये होता है नुकसान, क्योंकि ये वनडे है, डोमेस्टिक है। अब इसके तर्ज पर अब आगे क्या होगा ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि वर्ल्ड कप में बहुत लंबा समय है। राहुल तेवतिया, इन्होंने 7.4 ओवर, कोई मेडन नहीं, 29 रन दे करके 2 विकेट निकाले हैं। तो आखिरी विकेट इनके खाते में गया था। आगे चलते हैं। तो भैया 60 पर पहला विकेट गिरा, 13.5, 100 पर आधी टीम लुढ़क गई, यानी कि 40 रन के अंदर इन्होंने 4 विकेट गंवाए, 24.3 ओवर का खेल खेला। उसके बाद एक अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई 75 रनों की, क्योंकि छठा विकेट 175 पर गिरा, बट 40 ओवर यानी कि 40.3 यानी कि 40.5 ओवर खत्म हो चुके थे। तो कुल मिलाकर के
बहुत बढ़िया आप इससे बैटिंग, सिर्फ ये कहेंगे एक पार्टनरशिप जो है ढंग की हुई, उसमें एक आदित्य तरे इसमें ज़रूर शामिल होंगे इस वाली पार्टनरशिप में। चलिए अब हरियाणा की बैटिंग और उत्तराखंड की बॉलिंग देखते हैं। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो भैया मैच जीत लिया 6 विकेट से, 5 ओवर शेष रहते हुए 208 बना लिए। युवराज सिंह ने हाईएस्ट बनाया, ये वो युवराज सिंह नहीं जो आप जो समझ रहे हैं, दूसरा युवराज सिंह है। इन्होंने बनाए हैं 68 रन, 78 बॉल, 8 फोर्स, 8 सिक्सेस के साथ। फिर मेरे नाम वाले अंकित कुमार जी ने बनाए हैं इनसे कम, जो कि 49 बनाए 66 बॉल में, 6 फोर्स, 1 सिक्सेस के साथ। कप्तान मनारिया ने इनसे कम बनाए 44 रन, 57 गेंद, 4 चौके 1 छक्के के साथ। एक्स्ट्रा इनको मिले 7, यानी कि 3 नो बॉल और 3 वाइड और 1 लेग बाई, यानी कि वो जो 6 थे इन्होंने इनको वापस कर दिया। कह रहे हमें भीख में रन नहीं चाहिए, ये तुम रख लो वापस, हम भी तुमको दे रहे हैं। बॉलिंग की जिक्र करें, बॉलिंग में कुछ है नहीं, 4 विकेट गिरे, फिर भी देखते हैं क्या है। अब अगर आप ये कहें कि विकेट लेने वाला बढ़िया बॉलिंग कराता है कि रन बचाने वाला सबसे बढ़िया बॉलिंग कराता है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि आकाश मधवल ने 7 ओवर 45 रन देकर 2 विकेट लिए। मेडिन इसमें कोई नहीं है, लेकिन मयंक मिश्रा ने 8 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए, विकेट कोई नहीं, कोई मेडिन नहीं। अब आप देख लीजिए कौन बढ़िया है। पहला विकेट जो गिरा था वो मेरा ही नाम का था, 96 पर पहला गिरा, 18.5, और उसके बाद युवराज सिंह 133 पर 2, 28.5, यानी कि कहानी पूरी तरह से यहीं पर सिमट कर रह गई थी। एक मैच कंप्लीट हो गया है, अगले मैच की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट मैच है चंडीगढ़ और मणिपुर के बीच खेला गया मैच। चंडीगढ़ ने पहले बैटिंग करी, बैटिंग करवाई गई मणिपुर के द्वारा, मगर ये गलत साबित हो गई। 364 पर 4 50 ओवर। असलन खान 131 रन बनाए 112 बॉल में, 13 चौके 2 छक्कों के साथ। मनन वोहरा भाई इसीलिए आपको रिटेन नहीं किया गया, कप्तानी पारी भी नहीं खेल पाए, 20 रन 32 बॉल 2 चौके 1 छक्का। इसके अलावा अंकित वशिष्ठ ने, आकाश वशिष्ठ है, अंकित वशिष्ठ है मेरे ख्याल से, नाम कंफर्म कर देता हूँ, 112 रन 119 बॉल में 10 चौके और 2 छक्कों के साथ इनकी पारी रही। एक्स्ट्रा 6 थे, जिसमें 1 लेग बाई नहीं 2 लेग बाई और 4 जो थे वो वाइड थे, यानी कि लगभग 1 ओवर आपने एक्स्ट्रा कराया है। मैं आपको नाम कंफर्म करता हूँ, बॉलर्स भी बताता हूँ। जी हाँ, अंकित कौशिक थे वो। अब बात कर लेते हैं बॉलिंग की। तो एक हैं करियप्पा, जिनको रिटेन नहीं किया गया, 10 ओवर 41 रन, विकेट कोई नहीं, मेडिन में कोई नहीं। एक रल्टे हैं, मैं अगर नाम गलत बोल रहा हूं तो सॉरी, 10 ओवर 68 रन और 3 विकेट, सबसे बढ़िया बॉलिंग है। एक लालरुआ रल्टे करके हैं, इनकी सबसे बेकार बॉलिंग, 9 ओवर 93 रन, कोई विकेट नहीं। इसके अलावा पहला विकेट मनन वोहरा का ही गिरा था 9.2 ओवर में, 40 पर पहला, और फिर दूसरा विकेट 239 पर आसलन खान 39 ओवर, यानी कि उसके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर आप कहां से जीतेंगे भाई। उसके बाद भी पिटाई बहुत हुई है आखिरी के 10 ओवर में भी। तो चलिए देखते हैं मणिपुर का हुआ क्या। इतने बड़े टोटल के लिए आपको चाहिए होता है कि आपके ओपनर्स चलें, लेकिन ओपनर्स एक ने 1 बनाया, एक ने 0 बनाया, टीम में 3 खिलाड़ियों ने 0 बनाए। मोहित जांगड़ा है, नाम गलत हो तो मैं सॉरी मांगता हूं। 52 रन इनके हाईएस्ट हैं 59 बॉल में, 5 चौकों के साथ, छक्का नहीं है, नॉट आउट भी रहे। करियप्पा ने 34 बनाए हैं 51 बॉल में, 3 चौके 1 छक्के के साथ। भैया मगर रन क्यों लुटा रहे हो? ठीक है इतने ज्यादा रन हैं आपके पास, फिर भी लुटा रहे हो। 20 रन एक्स्ट्रा, जिसमें 17 वाइड, लगभग 3 ओवर आपने एक्स्ट्रा दिए हैं। तो बाकी 3 को हम साइड भी करते तो क्या बचता है। फिर 149 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 150 भी नहीं मिला। 34.5 ओवर का खेल खेला, यानी कि 15 ओवर उधर कम और 150 भी, यानी आधे रन भी नहीं आपने बनाए। तो प्रॉब्लम तो है। चलिए बॉलिंग देखते हैं। विकेटों की बात करें तो 2 पर पहला गिरा, फिर 47 पर छठा गिरा, और फिर 140 पर जाकर 7वां, और उसके बाद टीम 149 पर खत्म हो गई। संदीप शर्मा 8 ओवर 25 रन 3 विकेट। मनदीप सिंह जिनको रिलीज किया गया, 5 ओवर 1 मिडन 17 रन और 2 विकेट। ऑल दो रन ज़्यादा थे और 1 ओवर इसमें कम हमको करना पड़ेगा। मुर्गन अश्विन जिनको भी रिलीज किया गया, 5.5 ओवर 21 रन और 3 विकेट, यानी कि भैया इन पर भी थोड़ी नज़र डाल ही लेते एक तरीके से। खैर ये मायने नहीं रखता, क्योंकि 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो स्कोर बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये वनडे मैच है, मगर फिर भी परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस होती है। अगले मैच की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट मैच है कर्नाटका और जम्मू कश्मीर के बीच। कर्नाटका ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और निर्णय क्या जबरदस्त था। 50 ओवर में 402 रन, 2 विकेट के नुकसान पर कमाल समर्थ आर ने बनाए 123 रन 120 बॉल में 11-24 2 छक्कों के साथ। मयंक अग्रवाल ने 157 बनाए 133 गेंद में 11-24 8 छक्कों के साथ। पडिक्कल ने बनाए 71 रन 35 बॉल में 4-4 5 छक्कों के साथ। एक्स्ट्रा 28 जिसमें 19 वाइड और 2 नो बॉल। कमाल, इतना यानी कि आपने 3.5 ओवर एक्स्ट्रा खिला दिए। सोचिए क्या ही कहानी है। पिटाई किसकी हुई, विकेट तो किसी को क्या ही मिला, 2 ही विकेट, मगर पिटाई किसकी हुई ये देखते हैं। विकेट जो एक पहला गिरा 2 में से वो 267 पर जाकर इन्होंने लिया, वो भी 38.5 में। साहिल लोथरा ने सबसे बढ़िया बॉलिंग नहीं, सबसे बेकार बॉलिंग इन्हीं की है। अगर मैं एक रन रेट या इकॉनमी के हिसाब से इनकी बोलूं तो 6 ओवर 55 रन देकर के 1 विकेट इन्होंने निकाला है। आबिद हुसैन इनकी बॉलिंग सबसे बढ़िया है, 10 ओवर में 46 रन दिए, विकेट कोई नहीं, मेड इन कोई नहीं था। तो कुल मिलाकर के वैसे तो हैं सब 80 रन के आसपास भी। उमरान मलिक के भी 8 ओवर में 80 कुछ रन हैं, लेकिन मुझे ये जो लगे वो मैंने आपको बता दिया। वैसे तो 1 ओवर में 14 रन भी पिटे हैं, अगर मैं इकॉनमी के हिसाब से जाऊँ तो वो सबसे भयंकर है, मगर मुझे ये फिर भी लगे 6 ओवर में 55 रन, क्योंकि बाकियों को तो 10 ओवर में 88 पड़े और 1 को 8 ओवर में 80 पड़े, तो इस हिसाब से मुझे ये लगा। बाकी आप अपने एक बार कार्ड देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपको कौन सा बढ़िया लगा। उमरान मलिक, इससे पहले कि मुझ पर केस करें मैं तुरंत रेक्टिफाई कर देता हूँ, 8 ओवर में 68 रन उनके गए हैं, ना कि 80 के आसपास। पूरे 12 रन में बढ़ा दिए उनके, जबरदस्ती है ना। खैर, इकॉनमी जो उनकी जाती है या रन रेट जो उनका जाता है वो 8.5 के आसपास का बैठता है। वही सेम कहानी होती है कि भैया जब इतना बड़ा टारगेट हो, जो कि एक मुश्किल पहाड़ है, मगर फिर भी ओपनर्स चलने चाहिए, नहीं चले। विवरंत मिश्रा हैं, मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ, तो इन्होंने 41 बनाए, 46 गेंद, 4 चौवे। विवरंत मिश्रा 4 चौवे और 1 छक्का। युद्धवीर सिंह, भैया आपको कौन सी अधीर थी, भैया बहुत बढ़िया खेला इन्होंने। रन कम होते तो क्या कहानी भी पलट देते। 64 रन 39 बॉल में 4 चौके 6 छक्के, क्या ही कमाल कर रहे थे भाई तुम हैं। मगर एक्स्ट्रा फिर मुझे एक बार निराश किया है। 14 हैं जिसमें से 9 सीधा वाइट हैं, यानी कि 2.5 ओवर एक्स्ट्रा, बाकी 5 जो बच जाते हैं वो लेग बाई के हैं। तो अब बॉलिंग देखते हैं। तो भाई बॉलर्स की बात करें तो विद्वेक करप्पा ने 4.4 ओवर 32 रन 1 विकेट। विजय कुमार विशिक ने सबसे बढ़िया बॉलिंग, 9 ओवर 57 रन 4 विकेट। और विकेट दूसरा जो गिरा था वो 70 पर, फिर उसके बाद 109 पर 8, 22 ओवर में 83 रन पे 5 विकेट। और इस तरह से ये मैच बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो कर्नाटका ने जीत लिया। और ये था आज के शो का आखिरी मैच। 3 मैच मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम इसके आगे की कहानी को हम बढ़ाएंगे अब, क्योंकि मैचेस बहुत ज़्यादा एक दिन में होते हैं, ये आपको भी पता है, ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक वनडे कप को देखेंगे, वहाँ टीमें भी कम हैं, मैचेस भी कम होते हैं, इसलिए लोग जाते भी हैं। यहाँ वैसे भी देश भी बड़ा है, राज्य भी बड़े हैं, फिर राज्य भी हो जाती हैं, सिटीज़ भी हो जाती हैं। मैं हर बार आपसे सवाल करता हूँ और हर बार मैं इस पर बात करता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आज है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, और हम भी हैं डिसेबल, और ये रेडियो स्टेशन भी डिसेबल लोगों के द्वारा चलाया जाता है। और मैं जाने से पहले और इस दिन ये बात आपसे कहूँगा कि आप सिंपैथी मत दिखाइए, मगर एम्पैथी जरूर दिखाइए डिसेबल लोगों के प्रति, और उनको कम मत समझिए। वो रेडियो में भी हैं, वो मीडिया में भी हैं, वो हर जगह हैं, और बहुत से अजीबोगरीब सवाल भी होते हैं जिनके जवाब हम आपको दे सकते हैं। और ऐसे सवाल पूछने भी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए आपको, और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और हमें चाहिए है कि हम इंक्लूसिव हो सकें आपके साथ, और आप इंक्लूसिव हो सकें हमारे साथ। सिंपैथी नहीं, एम्पैथी दिखाइए। हमारी रेडियो उड़ान की आरजे हैं दिव्या शर्मा, उनको राष्ट्रपति ने अवार्ड भी आज के दिन दिया है, द्रौपदी मुर्मू ने। तो डिसेबल डे की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। और बस है हमारा दिन, हम मनाते हैं, और आप भी हमारे इस दिन में शामिल हुए और
कुछ करने की कोशिश करें डिसेबल कम्युनिटी के लिए, और हम कुछ कर सकें अपनी कम्युनिटी के लिए, और हम अवेयर कर सकें बाकी कम्युनिटीज़ को। इसी वादे के साथ मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट संडे। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो छूट गया हो, कल रिपीट होगा, सुन सकते हैं 3 बजे। इसके अलावा दोस्तों, आस पड़ोस वालों को खेल खटखटा कर बोलिए क्रिकेट का शौक रखते हैं तो रेडियो उड़ान पर एक शो आता है, सुनिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है मेरे लिए और रेडियो उड़ान के लिए, खोज लीजिए लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इवन जो है क्लब हाउस पर भी आप खोज सकते हैं। तो खोजिए, बात करिए, मिलिए, क्रिकेट सुनिए, क्रिकेट देखिए, और कुछ दिखे तो मुझे भी बताइए, क्योंकि मैं हर चीज़ नहीं देख सकता। जो आप देख सकते हो, जो मैं देख सकता हूँ वो तो आप देख ही सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि जो आप देखते हो मैं ना देखता हूँ, या मैं जो देखता हूँ वो आपको ना देखता हूँ। लेकिन हम लोगों को एक दूसरे के साथ चलना है, इस शो को आगे बढ़ाना है, क्रिकेट को आगे बढ़ाना है, क्रिकेट देखना है, सुनना है, पढ़ना है। तो इसी बातें के साथ नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय।